Hello, my dear students. Welcome to CMI's online classes. In today's class, for the students of Standard 9, we will continue with poetry section of Chapter 6 of our English literature book Beehive, in which we have the poem No Men Are Foreign. And in this video, we are going to understand which literary devices are used in the poem No Men Are Foreign. So before we enter the poem and find out the literary devices which are used in the poem, at first we will understand what is a literary device. So I have written the definition of literary device here. So ये समझने के लिए कि कविता में कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस कवि ने यूज किया हुआ है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि लिटरेरी डिवाइसेस होता क्या है, लिटरेरी डिवाइस क्या है. सो हियर आई हैव रिटन हियर, लिटरेरी डिवाइस इज अ टेक्निक अ राइटर यूजेस टू प्रोड्यूस अ स्पेशल इफेक्ट इन देयर राइटिंग. सो लिटरेरी डिवाइस वो एक तकनीक होता है, वो एक तरीका होता है जो हर कोई लेखक अपने लेख को और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो यूज करते हैं. सो व्हाट मोर अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस वी हैव हियर इज, लिटरेरी डिवाइसेस आर नैरेटिव टेक्निक्स. नैरेटिव टेक्निक्स मीन्स इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू मेक आवर नैरेशन मोर इम्प्रेसिव. जो चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं अपने लेख के द्वारा, उस लेख को किस तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से बताया जाए. नैरेटिव मीन्स टू नैरेट. सो किस तरीके से नैरेट किया जाए किसी भी चीज़ को ताकि वो रीडर्स के लिए और अट्रैक्टिव हो और इम्प्रेसिव हो. ओके, दैट एड टेक्सचर, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट टू द नैरेटिव, grip the reader's imagination and convey information, ताकि whatever the purpose of the writer is behind his piece of writing, that the writer should achieve. So किसी भी लेखक का कोई भी लेख लिखने का मकसद क्या है, उस मकसद तक पहुंचने के लिए अगर लेखक कोई भी टेक्निक्स को अपनाते हैं ताकि उसका लेख और इम्प्रेसिव बने, तो वो सारे टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. नाउ सी हियर, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस आर. तो ज्यादातर हमें जब हम कोई भी लेख पढ़ते हैं, मोस्टली इन पोएट्रीज, सो मोस्टली एंड कॉमनली यूज्ड literary devices by the poets are metaphor, simile, personification, repetition, imagery, symbolism, enjambment, allusion, diction, epigraph, euphemism, foreshadowing, etc. Literally, we have more than hundreds of literary devices. Okay. But most commonly used are these literary devices. So now we will enter the poem and we will see which literary devices are used here in the poem. There are mainly 4 literary devices used in the poem No Men Are Foreign. So ये जो poem है No Men Are Foreign, इसमें सिर्फ 4 literary devices को used किया गया हुआ है पोएट के द्वारा. सो दीज डिवाइसेज आर, तो इनमें से जो डिवाइसेज यूज किया गया है वो क्या है. सो वी विल अंडरस्टैंड ईच बाय देयर डेफिनेशन. ओके, एंड वी विल फाइंड आउट द एग्जाम्पल इन द पोएम विच वी आर डूइंग नाउ. सो द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस वी फाइंड इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन इज अलिटरेशन. सो व्हाट इज अलिटरेशन? द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड closely placed words is called alliteration. तो alliteration क्या है? alliteration लिखने का वो तरीका है जिसमें
दो या दो से ज्यादा शब्द को हम लिखेंगे, और वो शब्द कैसे साउंड करेंगे, वो शब्द जिस कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट ओनली कॉन्सोनेंट साउंड, एनी काइंड ऑफ साउंड, चाहे वो वॉवेल साउंड हो, वॉवेल साउंड बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड लिख दिए हैं. बट इफ द फर्स्ट वर्ड प्रोड्यूसेस द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और मे बी वॉवेल साउंड, द सेकेंड वर्ड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड. इसका मतलब दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, अगर वो वर्ड जिस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, जिस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, तो दूसरा उसके पीछे जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, उसके पीछे जो वर्ड यूज किया गया हुआ है, वो वर्ड भी उसी कॉन्सोनेंट साउंड का साउंड प्रोड्यूस करेगा. ओके, लाइक हियर इफ यू सी, if you read the poem, if you read stanza 1, if you see body breathes, in a line you will see body breathes. So this is an example of alliteration. Why it is an example of alliteration? Because here B sound is repeated. Body B, breaths B. So B sound is repeated in two closely placed words. So जो साथ साथ में लिखा गया हुआ वर्ड से और दो वर्ड से एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. सो ये अलिटरेशन का क्या है, एग्जांपल है. लाइक इन स्टांजास 2 आल्सो वी हैव वर्ड्स विंटर, वर्ड्स विंटर. हियर व्हाट इज रिपीटेड, द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट W इज रिपीटेड. हियर वर्ड्स W, winter W. Understood? So I hope you have understood alliteration. Now let us move to another literary device which is used in the poem No Men Are Foreign. So the another device is metaphor. So what is metaphor? Let us understand. A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applicable. मतलब एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहिए, ओके, या कोई लाइन कहिए, जिसे हम किसी दूसरे चीजों के लिए यूज करते हैं जो एक आपस में क्या ना हो, ना मिलते हो, मेल ना खाते हो. ओके, और वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मेटाफोर इन अ सिंपल मैनर, लाइक it is a comparison between two nouns, things or objects which are completely different from one another or each other. या तो हम दो nouns के बीच कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करेंगे, और वो दो चीज जिसके बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दो चीज दिखने में लगेगा कि इन दोनों के बीच तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बट स्टिल वी ब्रिंग कंपैरिजन. ओके, सो हाउ, लेट अस सी हियर हाउ दिस मेटाफोर इज यूज्ड इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन. सो इन स्टांजा 1, if you see the stanza 1, the word uniform refers to the military of different countries. That means the word uniform is not just a uniform here. It is applied here for the militaries of all over the world who belong to the different countries of the world. Okay. So here uniform is applied to the military of different country. Understood? And in stanza 2 we have war's time is compared to the winter season. Here युद्ध का समय को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, विंटर सीजन के साथ. ओके, सो डू यू थिंक दैट दिस टू पॉइंट्स कैन बी कंपेयर्ड? नो, बट yet we are bringing comparison. Okay, because we are finding some features similar, so we are showing that similarities between war's time and the winter season, and we are bringing comparison. But if you see these two different things, they are not able to be compared. But it is the power of the writer, by using the literary device called metaphor, he has brought this comparison. Now let us see the third literary device that we find in the poem No Men Are Foreign. That is repetition. So what is repetition?
Repetition is repeating words, phrases, lines और stanzas. Repetition का मतलब मोस्टली इन इट हैपन्स इन पोइट्रीज कि क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स को रिपीट किया जाता है कविता लिखते समय मोस्टली. ओके, या तो कुछ फ्रेजेस को रिपीट किया जा सकता है, कुछ लाइंस को, स्टांजास के लाइंस को, जो स्टांजास होते हैं उस लाइंस को, एक लाइन को, दो लाइन को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है पोएम में. और या तो समटाइम्स स्टांजास ऑल्सो, कई कबार तो क्या होता है, कुछ स्टांजा को दूसरे स्टांजा में भी क्या किया जाता है, उसे रिपीट किया जाता है. ओके, स्टांजास हम समझते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस दैट फॉर्म that form a complete idea about the feeling of the poet, okay, of the writer, okay, together, which are kept together. Okay, now repetition is used to emphasize a feeling or idea, create rhythm, or develop a sense of urgency. So why is repetition used? Repetition is used to mark the importance of something that the poet wants to deliver through his poem, or the writer wants to deliver through his piece of writing. Okay, so repetition यूज किया जाता है. हम क्यों किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि उसका इंपॉर्टेंस रीडर्स समझे कि पोएट के द्वारा वो चीजों को क्यों इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो समझे. सो व्हाट इज repetition? I hope you have understood. And now we will find where has the poet used this repetition. Repetition in the poem No Men Are Foreign is entirely used. So इस poem में जब हम देखते हैं तो repetition entirely use किया गया हुआ है. How? Because when you read the poem, you will find the word remember has been repeated many times. So how many times is the word remember repeated? Remember is repeated. The word remember is repeated 5 times in the poem. If you read the poem, you will find it. Okay. Now, if you see that the line in the stanza 1, like remember, no men are strange, no countries foreign. So this line is repeated in stanza 1 and in stanza 5. That means this line is the opening line of the poem as well as the ending line of the poem. The poem starts with this line, the same line, and ends with the same line. So this is an example of repetition. Okay, the word remember is repeated for 5 times, and the first line of the stanza 1 is repeated in the last line of the last stanza in this poem. Now the last literary device that is used in the poem No Men Are Foreign is enjambment. What is enjambment? Enjambment is used mostly in poetry only. Okay, so how it is used, and what is enjambment? It is the continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line. Couplet. What is the meaning of couplet? If couplet means 2 lines of a stanza. एक स्टांजा का 2 लाइन को हम कॉपलेट बोलते हैं. ठीक है. और स्टांजा, दैट मीन्स अगर if you have seen or read the poems, we see that there are some punctuation marks used in each line of the stanza, okay, to indicate that the readers have to stop there for a while with some kind of modulation in their reading. Okay, so here, but when the writer writes without any punctuation mark, if he continues writing, okay, if he does not put any punctuation mark after line 1, line 2, line 3, sometimes till the stanza ends, the poet does not use any punctuation mark. If this technique is used by the writers, the poets, this technique is called enjambment. Okay,
The running lines of poetry from one line to the next line without using any kind of punctuation to indicate a stop. So here we do not stop, we continue reading, because when we see the punctuation mark in each line of the stanza of the poem, we stop there. Okay, we change the modulation of our voice while reading. But here, in case of enjambment, if it is used in the poem, we read the stanza without any stopping, without stopping anywhere. Okay, so if you see, if you read the poem, if you see the poem in your book, and if you read it carefully, if you see the lines without if you see the lines in the poem carefully, you will see that the most of the lines do not follow any punctuation marks. Like if you see instances of enjambment in the poem are as follows. Instances means examples. Examples. Instances means examples. सो एंजाम्मेंट्स का एग्जाम्पल जो इस कविता में है वो क्या क्या है. स्टांजा 1 में देखिए, लाइन 2, 3, 4. आफ्टर लाइन 2, फर्स्ट स्टांजा के सेकेंड लाइन में देखिए, वहां से लेकर लाइन 4 तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लिखा गया हुआ है. ओके, इफ यू सी स्टांजा 2, लाइन 3 and 4, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन लाइन फ्रॉम लाइन 3 to 4. ओके, स्टांजा 3, 1, 2 and 3. Line 1, 2 and 3. If you see stanza 3 also, line 1, 2 and 3. From line 1 to 3, we have the writer has not used any punctuation mark. In stanza 4, line 1 and 2, line 1 से लेकर line 2 तक कोई punctuation mark नहीं है. Stanza 5 में भी line 2 and 3 में, stanza 5 में भी line 2 और 3 में कोई punctuation mark नहीं. That means the readers have to read without stopping. Okay, that means in each line of the stanzas of each stanza of the poem, the poet has used enjambment. Okay, I hope this information has become helpful for you all, my dear students. So we will know more, we will know and understand about more literary devices in our next video with examples. Okay, so till then you need to understand all these literary devices. Okay, so this much for today's class, my dear students. Thank you so much for being the part of today's class. Thank you so much.